करंट अफेयर बाय स्टूडेंट फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम 3 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर करेंगे। ओके, आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिजिक्स नोबेल प्राइज़ 2023 से किनको सम्मानित किया गया? ओके, तो बेसिकली फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो पियरे एगोस्तिनी, फेरेंकी क्राउच, एनी एल व्हीलर। आप इसको याद करने का तरीका आप ये रखिए कि जो पीछे वाले जो इनके सरनेम है, जैसे एगोस्तिनी, इसको याद रख सकते हो एगोस, यहाँ पे क्रा याद रख सकते हो, यहाँ पे हुई, तो इनको ऐसे याद रखोगे तो याद रहेंगे। उनकी कोई ट्रिक बना सकते हैं, जैसे ए की एच आप याद रख सकते हो, इससे एगो क्रा और हुई, एगो क्रा हुई, ऐसे करके आप इनको याद रख सकते हो। बेसिकली याद रखना बहुत ज़रूरी है इनको, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है किसको मिला, ये क्या हिस्ट्री है, क्या इनकी पुराना कथा है, उनको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आप याद रखना चाहते हो तो जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, एक डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट जो बॉम्ब है उसकी खोज करी थी, उसको बनाया था कि इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पे इसे स्टार्ट किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल। बस आप इतना याद रख सकते हो, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? देखो, जातीय जनगणना जो जारी करी है अभी हाल ही में, वो बिहार राज्य ने करी है, ठीक है। किसने करी है? बिहार राज्य ने करी है। आपको इतना ही याद रखना है कौन सी जाति कितनी है वहाँ पर। ये सिर्फ बिहार स्पेशल की जब मैं करंट अफेयर कराऊंगा तब आपको डीपली में बताऊंगा। इसके अलावा कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कि पहला कौन सा राज्य है आपको बता देना, बिहार है। बिहार के अंदर जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो वाल्मीकि नेशनल पार्क पाया जाता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, इसी का नेपाल में एक विस्तार है। इसी नेशनल पार्क का विस्तार जो कहाँ पर है? नेपाल में। उसका एक नाम है, उसको बोलते हैं चितवन। आप याद रख सकते हो, चितवन नेशनल पार्क। ये एक्चुअली क्वेश्चन आया भी था। भारत के अंदर जो जो डॉल्फिन होती हैं, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, तो दो हैं बेसिकली। एक तो गोरखपुर में अभी हाल ही में बन रहा है, ठीक है, और एक बिहार के अंदर है, विक्रमशिला, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंटर या रिसर्च सेंटर आप कह सकते हो। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? अगर आपसे पूछे बिहार में कहाँ पर है तो ये भागलपुर में, भागलपुर बिहार में। इनके बारे में आप याद रख सकते हो। और अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना चाहते हो, कुछ न्यूज़ में रहा, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक एलिफेंट रिजर्व हाल ही में बना है नया, उसका नाम है तरई एलिफेंट रिजर्व। कौन से नंबर का? ये 33वां एलिफेंट रिजर्व। एक एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया जाता है ताकि एलिफेंटों की सुरक्षा की जा सके। एलिफेंट प्रोजेक्ट वो कब चलाया गया था? 1992 में। और ऐसे ही टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? 1973 में, ठीक है। और देखो, गुजरात के अंदर अभी क्या हुआ था, 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे। कौन से? 36वें राष्ट्रीय खेल। अब 37वें कहाँ होंगे आपसे पूछा जाए? 37वें जो नेशनल गेम्स कहाँ होंगे? तो वो होंगे गोवा के अंदर। आपके बारे में ध्यान रखना है। गुजरात के बेसिकली एक जगह है कलोल, यहाँ पर भारत का पहला नैनो यूरिया प्लांट लगा है। भारत का पहला नैनो यूरिया प्लांट यहाँ पर लगा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, गुजरात के अंदर एक जगह है, गुजरात में एक 13,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट कौन लेके आया है? टाटा कंपनी 13,000 करोड़ का निवेश करेगी। किसके लिए? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस आपको एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है किसके लिए करेगी, आपको ये याद रखना है। ये बनाएगी यहाँ पे जो लिथियम आयन बैटरी होती हैं, वो लिथियम आयन बैटरी, बस इनकी लिथियम आयन बैटरी बनाएगी। इसके अलावा एक कंपनी और है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की कंपनी है। उस कंपनी का नाम है माइक्रोन कंपनी है। ये भी गुजरात में एक प्रोजेक्ट लगा रही है। और किसके लिए लगा रही है प्रोजेक्ट? आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही। वो सेमीकंडक्टर बनाएगी, आपको ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं गुजरात के बारे में, बेसिकली देखो, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए चार देशों का एक समूह है, चिप 4 जिसको कहते हैं। उसमें एक यूएस है, एक जापान है, एक साउथ कोरिया है और एक आपका जो ताइवान है।
ये इसमें है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल लाया गया एक, ठीक है। इसका मतलब है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2030। तो किसी न किसी को संशोधित करके ही लाया गया होगा। तो कौन सा बिल है जिसको संशोधित करके ये बिल प्रस्तुत अभी हाल ही में करा गया है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। ये 1969 का एक बिल था, इसमें संशोधन हुआ है और ये बिल अभी लाया गया है। तो हमें याद ये रखना है कि बेसिकली इस बिल में ऐसा क्या चेंज कर दिया गया जो लाने की इसको ज़रूरत पड़ गई है। तो पुराने बिल में उसमें में क्या अंतर है, देखो पहले क्या होता था कि जो सर्टिफिकेट होते थे, जो हमारे डेथ सर्टिफिकेट होते थे, ठीक है, वो हमें लिखित रूप में रखने पड़ते थे। लेकिन अब क्या होगा इस बिल के अमेंड होने के बाद में कि वो डिजिटल रूप में हमें रखने होंगे, डिजिटल रूप में, ठीक है, डिजिटल रूप में वो रखने होंगे। इसके अलावा और क्या हुआ है, इसके अलावा इसमें क्या होगा कि जो ये डेथ सर्टिफिकेट होगा या जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा सीधे हमारे पेरेंट्स के आधार कार्ड से लिंक होगा, ताकि कोई भी आंकड़े इकट्ठा करने में हमें आसानी होगी भारत सरकार के, ठीक है। और जो भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय ऐसा है जो जनगणना कराता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट होता है जो महारजिस्ट्रार का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। महारजिस्ट्रार उसको बोलते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं बेसिकली उसको, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का रजिस्ट्रार इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें और क्या ऐसा चेंज हुआ है, इसमें एक चेंज और भी हुआ है। वो चेंज ये है कि सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है वो अपने यहाँ के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो मैन, वुमेन या कोई भी चाइल्ड हो या कोई ट्रांसजेंडर, एनीबॉडी, सारे नागरिक कोई भी हो, प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य हो गया है कि अपने यहाँ के सभी नागरिकों के बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट वो एक गवर्नमेंट पोर्टल जो केंद्र सरकार का है उस पर अपलोड करेंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि भाई वो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पोर्टल का नाम भी तो कुछ होगा जिस पे वो अपलोड करेंगे। अच्छा, उस पोर्टल का नाम है, उस पोर्टल का नाम इन्होंने इस पर रख दिया है, उसको लिखते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SYSTEM सिस्टम पोर्टल। आप इसको इंग्लिश में भी याद रखना होगा क्योंकि हिंदी में इसका क्या ही अनुवाद होगा, इसको आप CRS याद रख सकते हो बस, ठीक है। इस पर अपलोड करेंगे। आगे से कभी भी जनगणना होगी तो सीधे आंकड़े यहाँ से उठा के जनगणना करने में थोड़ी आसानी होगी। तो इस तरह की चीज़ें इस बिल में चेंज करी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2 इंटीग्रेटेड थिएटर कहाँ पे लगा, 2 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। देखो ये थिएटर जो है वो थिएटर नहीं जहाँ मूवी चलती है, ये थिएटर बेसिकली होते हैं जहाँ पर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं किसी भी खतरे से लड़ने के लिए। क्योंकि अभी पाक और चाइना से जो खतरा है हमारे जो बॉर्डर्स को, तो उसको काउंटर करने के लिए ये थिएटर्स बनाए जाते हैं। तो अभी हाल ही में 2 इंटीग्रेटेड थिएटर लगाए गए हैं। आपको इनकी इंग्लिश में भी स्पेलिंग याद रखें, इंटीग्रेटेड थिएटर ऑफ कमांड। कहाँ पर, एक जयपुर में लगाया गया है और एक लखनऊ में लगाया गया है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसका सही आंसर है। अच्छा, जयपुर में जो लगाया गया है वो किसको काउंटर करेगा, वो करेगा पाकिस्तान पर नज़र रखेगा। और जो लखनऊ में लगाया गया वो किस पर नज़र रखेगा, चाइना पर नज़र रखेगा, ठीक है। और देखो चाइना एक कारण से भी हाल ही में न्यूज़ में था कि चाइना के अंदर किसी भी तरह का जो हम ब्राउज़र आज यूज करते हैं, जो क्रोम यूज करते हैं या गूगल का जो भी हम ब्राउज़र यूज कर रहे हैं, जैसे एप्पल के जो फ़ोन आते हैं, आईफोन्स आते हैं, उनमें सफारी ब्राउज़र होता है। तो चाइना का किसी भी तरह का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था तो वो अपना खुद का होता था, आप उसको खुद यूज़ नहीं कर सकते थे। हम नहीं, वो सिर्फ चाइना के नागरिक ही उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने एक ओपन, बेसिकली उसको बोलते हैं ओपन ब्राउज़र लॉन्च किया है, ठीक है। ओपन ब्राउज़र पहली बार, ठीक है। तो उसका अगर मैं नाम बताऊं तो कोई, उसका नाम है काइलिन, काइलिन नाम, ओपन काइलिन, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा चाइना ने अभी हाल ही में फूजियान नाम का अपना तीसरा, फूजियान, इसको ZJ है बेसिकली, फूजियान नाम का तीसरा अपना विमान वाहक पोत, ठीक है। इसके पहले 2 और उसके पास थे, ठीक है। अभी रिसेंटली फूजियान लॉन्च कर दिया है, सेंडोंग था और इससे पहले एक और था, हो गए। और भारत के पास 2 हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत, 2 INS विक्रमादित्य और विक्रांत 2 हैं भारत के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 44वां राइडर कप जो है ये गोल्फ के लिए खेला जाता है। राइडर कप जो है, आपने इसमें याद रखना ज़रूरी ये है बस कि ये फेमस हो गया, पहले इतना नहीं था बट अब बहुत ज़्यादा इसकी महत्ता बढ़ गई है। तो राइडर कप किससे संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। पहला कि भाई गोल्फ से संबंधित है, दूसरा किन के बीच में होता है, US के, और दूसरा यूरोप। 2 ही
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप के बीच में होता है। तो इस पर किसने जीता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, यूएस ने जीता है। और 2 ही जगह पे ये होता है ऑर्गेनाइज्ड, यूएस और यूरोप के देशों के बीच में ही ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैरीटाइम थिएटर कमांड, जो मैंने अभी हाल ही में पिछले क्वेश्चन में आपको बताया से पिछले में कि भाई मैरीटाइम थिएटर कमांड कहाँ बन रहा है, तो ये कारबार में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, कारबार। और देखो कारबार कहाँ पर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कारबार है कर्नाटक। ये भारत का कारबार जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा नेवल बेस है। हमारी नेवी का जो सबसे बड़ा नेवल बेस कौन सा है, कारबार कर्नाटक में। क्योंकि यहाँ पर जो INS विक्रमादित्य, मैंने अभी बताया आपको, INS विक्रमादित्य जो हमने रशिया से लिया था, बेसिकली हमारा खुद का नहीं है, स्वदेशी नहीं है, लेकिन हाँ स्वदेशी भी हम बना चुके हैं। पहला स्वदेशी कौन सा है, INS विक्रांत, ठीक है। ये हमारा पहला स्वदेशी विमान भागपोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। तो अब ये INS विक्रमादित्य यहीं रहता है, बेसिकली कहाँ रहता है, INS कारबार पर ही रहता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, कहाँ रहता है, INS कारबार पर ही हमारा विक्रमादित्य रहता है। और इस नेवल बेस का नाम क्या है, जो सबसे बड़ा नेवल बेस है जो कारबार में है, इस नेवल बेस को कोई नाम भी दिया गया होगा, तो इस नेवल बेस का नाम बहुत ज़रूरी है, INS कडम्बा। इंग्लिश में भी याद रख लो, ज़्यादा अच्छा है, इंग्लिश में ज़्यादा ठीक लग रहा है, कडम्बा, ठीक है। INS कडम्बा इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खान और खनिज विकास जो है, खान और खनिज के लिए विकास और विनियमन, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम हुआ करता था पहले 1957 का। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और एक नया बिल लाया गया 2023 में। इसमें कुछ क्या बदलाव किया गया और इससे पहले जो बिल था और अब जो बिल लाया गया इसमें क्यों लाया गया, इसका रीज़न ये है कि पहले जो हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण खनिज होते थे उनको सिर्फ गवर्नमेंट ही, 6 खनिज ऐसे होते थे कि उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट ही एक्सप्लोर कर सकती थी, उसका उत्खनन कर सकती थी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती थी। अब इनको महत्वपूर्ण खनिज की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है ताकि इनका खनिज कोई प्राइवेट कंपनी भी अब कर पाए। ये कौन से खनिज हैं, बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में ऐसा हुआ है तो ये कौन से खनिज हैं। तो देखो ये खनिज बेसिकली 6 हैं। कौन से 6 खनिज कौन से हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। 6 एटॉमिक खनिज, ये 6 खनिज का नाम आप याद रख लो। एक तो लिथियम है, आपको ध्यान रखना है लिथियम, ठीक है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है टेंटालियम, आप लिख लीजिए इनको, टेंटालियम। एक है जिरकोनियम, एक है आपका बेरिलियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, और 2 और हैं। एक शायद नियोबियम है, श्योर नहीं, करेक्ट है, नियोबियम है। और नियोबियम हो गया, टेंटानियम हो गया, और एक टाइटेनियम भी है, टाइटेनियम। ये 6, आप 6 का नाम ज़रूर ध्यान रख लेना, ठीक है। अब पहले इनको एटॉमिक मिनरल बोला जाता था, अब इनको नहीं बोला जाएगा क्योंकि अब नॉर्मल मिनरल की श्रेणी में इनको ला दिया गया ताकि प्राइवेट कंपनी भी इनका एक्सप्लोरेशन कर पाए, खुदाई कर पाए। ओके, इसके बारे में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूर 3 सैटेलाइट संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन किस देश का, ईरान का। देखो जो नूर 3 सैटेलाइट है बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ईरान का। अच्छा, ईरान किसी कारण से अभी न्यूज़ में था, बिल्कुल न्यूज़ में था। क्यों था कि जो ब्रिक्स हुआ, अभी हमारा जो ब्रिक्स हुआ 2023 में, कहाँ हुआ, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुआ, दक्षिण अफ्रीका का एक मतलब शहर है। यहाँ की जो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सिरिल रामाफोसा, ठीक है, इससे है सिरिल रामाफोसा, ठीक है। इन्होंने क्या घोषणा की कि अब ब्रिक्स में जो पहले 5 मेंबर होते थे, जिनमें से एक ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, अब इसमें 6 और जुड़ जाएंगे। 6 में एक ईरान भी है। अच्छा, अन्य कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो एक सऊदी अरबिया है, ईरान तो है ही है, एक सऊदी अरबिया है, एक UAE है, ये 3 है। इसके अलावा एक अर्जेंटीना है और एक आपका अर्जेंटीना हो गया, एक ईरान हो गया, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, और शायद 2 और हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, न कभी बता देंगे आपको इसके बारे में, लेकिन ईरान उसमें भी शामिल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कोई 3 अक्षर का नाम दे दिया उन्होंने कि भाई जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर में आता है बेसिकली, ग्रेटर नोएडा में जो बन रहा है, जेवर जो है, जेवर एयरपोर्ट, ये बनने के बाद भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो बेसिकली इसको एक नाम दिया गया, तो ये नाम आएगा पेपर में, 100% पेपर में नाम आएगा। ये नाम कौन सा है, ये पूछेगा कि DXN का संबंध किससे है भाई, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, संबंध पूछेगा किससे है, सिंपल। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आखिर में बना कौन रहा है? तो एक कंपनी बना रही है AIYIAPL, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये बना रही है। आखिर में ये है किसकी कंपनी? ये बेसिकली एक स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है, ज्यूरिक एयरपोर्ट, इसकी कंपनी है, इसके द्वारा बनाई गई कंपनी है। भारत की जो बना रही है इस एयरपोर्ट को, ये कंपनी बना रही है, ठीक है। जेवर नोएडा में, इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा को लेकर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपको यहाँ पर ना देखो, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जियोथर्मल एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, पहले तो हमें ये नहीं पता है। तो अभी समझौता करा है नॉर्वे के साथ। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? हॉट स्प्रिंग होते हैं हमारी धरती के अंदर से। जब हम ये अगर बनाएं, अर्थ बनाएं हम, तो ये जैसे मानो कि ये एस्थोनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है पृथ्वी के नीचे, यहाँ से जो लावा निकलता है, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो कूप होते हैं हमारे ज़मीन के अंदर, जो जल के कुएँ होते हैं, उनसे जब लावा निकलता है तो यहाँ से वेपर जो ऊपर उठती है और ये इस तरह से हमारी जो हॉट स्प्रिंग की तरह ऊपर की तरह ये डिफ्लेक्ट होने लगती है। तो ये गर्म जल के कुएँ होते हैं, अलग ऐसे मान लो गर्म जल के स्रोत होते हैं, जो धरती के अंदर से गर्म जल ऊपर आ रहा है, इसको हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है। तो जियोथर्मल एनर्जी का यही प्रारूप होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि आखिर में जियोथर्मल एनर्जी की क्या भारत में कोई क्षमता है? क्या भारत में भी हम इसका विकास कर सकते हैं? बिल्कुल, कई जगह पे ऐसे, जैसे अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है एक तवांग, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके बारे में, इसको विकसित करने की, तवांग में। इसके अलावा अगर मैं आपको और बताऊँ इसमें विकसित होने की, तवांग के अलावा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एक, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर भी बहुत क्षमताएँ हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब जो मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ, ये लिस्ट आपको डेफिनेटली आपको लिखनी है, क्योंकि पूछा जा सकता है। भारत का पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट एक्चुअली लगा कहाँ पे था? तो आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा के लिए एक प्रोजेक्ट लगाया गया, पूगा वैली। ये पूगा वैली पूछा जा सकता है कहाँ पर? लद्दाख में, पहला। सेकंड आपको याद ये रखना है कि और कहाँ कहाँ क्षमता है, जैसे एक मणिकर्णिका है, मणिकर्णिका, ये कहाँ पर है आपसे पूछे? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सॉरी उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णिका। इसके अलावा एक महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है जलगांव, और एक महाराष्ट्र उत्तराखंड में क्षेत्र है तपोवन, यहाँ पे भी क्षमताएं हैं। ये आपको लिस्ट में याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ये महाराष्ट्र में है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में हो गया। इसके अलावा एक और है आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो पड़ता है उसका नाम है बरकरेश्वर, ये कहाँ? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसके अलावा एक और है गुजरात में, वो तूबा, ये भी गुजरात में है, ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। आपको ये बिल्कुल लिस्ट बना लेनी है, आपको ध्यान भी रखना है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री परिवहन समीक्षा रिपोर्ट आई थी एक, समुद्री परिवहन समीक्षा, तो इसको कह सकते हैं मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रिव्यू नाम की एक रिपोर्ट आई थी। किस संगठन के द्वारा दी गई? इतना ही आपको याद रखना है, अंकटाड। अच्छा, अंकटाड एक्चुअली है क्या चीज़? अंकटाड की कोई फुल फॉर्म है? बिल्कुल, UN, तो आपको ध्यान रखना है। C से हो गया कॉन्फ्रेंस, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी यूनाइटेड नेशन की एक सम्मेलन होता है जो व्यापार और विकास पर होता है, तो अंकटाड ही है। अंकटाड का हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, तो हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है जेनेवा, और जेनेवा आपको पता है कि स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड वही देश है जो रिसेंटली अभी जो वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, जो आपको मैंने बताया था, उसमें सबसे ज़्यादा टॉप किया है, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पे कौन है? स्विट्ज़रलैंड। और भारत का स्थान क्या था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? 40वां, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको और बताऊं कि इस रिपोर्ट के बारे में, कि इस रिपोर्ट में ऐसा कोई खास बात, डेफिनेटली देखो, एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, और मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब जो हमारी ओशियनोलॉजी को ट्रीट करती है, हमारे समुद्रों में जो व्यापार आवागमन को ट्रीट करती है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का लंदन आपको पता है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में है। और ये एक्चुअली इस समीक्षा में क्या कोई लक्ष्य दिया गया? हाँ, एक लक्ष्य है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को लेके एक लक्ष्य है हमारा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अब विश्व को ये अपनाना चाहिए, क्योंकि कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन जो है हमारा, कार्बन एमिशन इतना बढ़ गया, तो उसको कैसे कम करना है, उसके लिए एक लक्ष्य दे दिया इन्होंने, कि जो बढ़ते हुए कार्बन एमिशन को, जैसे जो जहाज़ चलते हैं समुद्रों में, जो जहाज़ चल रहे हैं उनकी वजह से जो कार्बन समुद्रों में बढ़ रहा है, ठीक है, उसको हमें कम करना है, ठीक
ठीक है, जा चुके हो। तो उनके लिए एक लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर दिया कि ये लक्ष्य आपको फॉलो करना चाहिए। वो लक्ष्य ये है कि आपको 20% कार्बन को कम करना है 2030 तक समुद्रों में से, और आपको 70% कार्बन को कम करना है 2040 तक समुद्रों में से, क्योंकि समुद्र हमारे ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं। सबसे बड़े स्रोत कौन है? ऑक्सीजन के। तो ये हमारा लक्ष्य है, इसको भी हमें पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर मैंने अभी आपको बताया लंदन में है, ठीक है। और लंदन आपको पता है किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे है लंदन, थेम्स नदी। किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा योजना का प्रारंभ किया? ये अंतर्राष्ट्रीय जो अच्छा शुभ यात्रा योजना क्यों लाई गई है? ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन यहाँ से बढ़े, लोग विदेशों में जाएँ काम करने के लिए, जॉब करें वहाँ पे जाके, ताकि वो वहाँ से जो पैसा भेजें भारत के अंदर, तो उससे हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। तो केरल सरकार की ये पहल है। इसमें क्या करना चाहती है? 2 लाख रुपए देगी। आप वीज़ा बनवाओ और जाओ नौकरी करो बाहर, इसके लिए भी देना चाह रही है वो, ठीक है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा, बाहर जाने के लिए 2 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, पर लेकिन सभी को नहीं, गरीब लोगों को मिलेंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको विशेष रूप से याद रखना है। देखो केरल के अंदर मैंने आपको एक बताई थी अष्टमुडी लेक पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कर्नाटक है, और कर्नाटक का आपको ध्यान होगा, मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, जो तेलंगाना में रामप्पा टेम्पल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था यूनेस्को का हमारा यहाँ, और तमिलनाडु के अंदर एक जगह है बेसिकली, उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पाया जाता है? नेशनल पार्क ये जो तमिलनाडु में पाया जाता है, ओके। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक तमिलनाडु में एक जगह है विरुधुनगर, जो न्यूज़ में थी, विरुधुनगर। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है, किसके लिए? मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है हमारे, वो लग रहा है, वो यहाँ पे 7 टोटल पूरे भारत में 7 लगेंगे, 7 में से एक तमिलनाडु में लग रहा है, वो है विरुधुनगर में। तेलंगाना में पूछे तो कहाँ है? वारंगल में। गुजरात में कहाँ है? तो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। यूपी में कहाँ है? लखनऊ में। मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में एक शायद जगह पड़ता है, जिला है मध्य प्रदेश का धार। तो इस तरह टोटल 7 बनाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें।